हाँ जी, नमस्कार। मैं एस यादव किलोल फिर आपके सामने। हम पढ़ रहे थे, देखिए, शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन में जो पहला शब्द था प्रबंधन, उसके अर्थ को हमने समझा पिछले वाले वीडियो के अंदर। और अब देखिए, इस प्रबंधन के साथ साथ हम शिक्षा को जोड़ते हैं, एजुकेशन को। और एजुकेशन से बना है शैक्षिक, यानी एजुकेशन से बना हुआ एजुकेशनल, उस शब्द को भी हम जोड़ते हैं, या ये कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन का प्रवेश करते हैं। तो ये दो शब्द हैं हमारे पास, प्रबंधन और शैक्षिक। दोनों को मिलाकर एक नई अवधारणा गढ़ी गई जिसे कहा जाता है शैक्षिक प्रबंधन। और उसी की शुरुआत देखिए हम यहाँ पर करते हैं आज के इस वीडियो में। चलो देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए दो शब्द हैं हमारे पास। एक शब्द तो है शैक्षिक और दूसरा है प्रबंधन। प्रबंधन के अर्थ को हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है शैक्षिक। ये एजुकेशनल यानी शिक्षा से बना हुआ जो शब्द है, इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नई अवधारणा बनाई गई, या हम कह दें शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन का प्रवेश। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अर्थ की बात करते हैं। अर्थ की यदि हम बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ क्या है? शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना। प्रबंधन का सीधा सा काम है क्या करना? व्यवस्था करना। और दूसरा देखिए, किसकी? शिक्षा। पूर्व में जो मैंने प्रबंधन की परिभाषा बताई थी, उसी परिभाषा को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। वहाँ मैंने बताया था किसी संगठन या संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की सामूहिक प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। और यहाँ हमारे पास जो संगठन है वो संगठन कौन सा है? शिक्षा। तो हम कह सकते हैं शिक्षा के पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास या सामूहिक प्रक्रिया। क्या है ये प्रक्रिया? क्या करना है? कैसे करना है? कब करना है? ऐसे देखिए, हम प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते उसी प्रक्रिया को कहा जाता है एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो ध्यान रखना दोस्तों, एजुकेशनल मैनेजमेंट का मतलब है शिक्षा में प्रबंधन का प्रयास। क्योंकि पहले ये प्रबंधन जो किसमें काम में लिया जाता था? उद्योग और व्यापार जगत में। अब हमारी शिक्षा में भी देखिए विभिन्न स्तरों पर इसकी आवश्यकता महसूस की गई। क्योंकि प्रबंधन का यदि प्रवेश हो जाता है तो कार्य एक नियोजित ढंग से होने लगता है, एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण होने लगता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर काम में लेते हैं और उसे कहा जाता है शैक्षिक प्रबंधन। अब देखिए, यहां हम और भी अर्थ लगा सकते हैं शिक्षा की या शैक्षिक प्रक्रियाओं की व्यवस्था करना, या हम कह दें कि शैक्षिक कार्य करने की कला। क्या है हमारा शैक्षिक प्रबंधन? आगे देखते हैं। देखिए, कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले एक जेबी शेयर्स की बड़ी फेमस परिभाषा है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। इस परिभाषा पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम में। और क्या कहा है इन्होंने? जेबी शेयर महोदय ने कहा है शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है। सीधी सी बात, एक शब्द निकल के आया हमारे पास। क्या है ये? शैक्षिक प्रबंधन एक प्रोसेस है। किस चीज का? जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें पूर्व शैक्षिक कार्यक्रम हो। पूर्व शैक्षिक कार्यक्रम का मतलब पूर्व निर्धारित लक्ष्य हो, सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप में संपन्न हो सके। उसी प्रक्रिया को कहा जाता है शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। यानी पूर्व निर्धारित जो हमारे लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, या हम कह सकते हैं हमारे जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं, वो सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से यदि सफल हो जाते हैं तो वो ही क्रिया क्या कहलाती है? एक तरह से शैक्षिक प्रबंधन। देखिए, एक बात है, सीधा सा किताब पढ़कर कोई प्रबंधन नहीं कर सकता। प्रबंधन करने के लिए हमें आवश्यकता है अनुभव की, कौशल की, दक्षता की। और प्रबंधन हमें करना पड़ता है, उसके बहुत सारे तत्व हैं हमारे सामने जो मौजूद होते हैं। और वो संसाधन या तत्व कौन से होते हैं? भौतिक संसाधन।
उसके अलावा मानवीय संसाधन, एप्ले महोदय ने जो सबसे ज्यादा जोर दिया था, उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया मानवीय संसाधनों, मानवीय संसाधन। उन्होंने कहा यदि मैनेजमेंट अगर करना है तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, मानवीय संसाधन का, क्योंकि मानव एक गतिशील, मानव एक गत्यात्मक, क्योंकि ये मशीन नहीं है, मानव एक व्यवहारिक, इन चीज़ों के कारण देखिए ये चीज़ें बदलते समय नहीं लगता है। इसलिए सबसे ज़्यादा एप्ले ने जोर देते हुए कहा था कि किस ऊपर जोर देना चाहिए, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन पर जोर देना चाहिए। उन्होंने अपनी परिभाषाओं में इसी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। कुछ परिभाषाएं और हैं, जैसे उर्विक, ये इन्हीं के साथी थे किसके, लूथर गुलिक, और उन्हीं के साथी, और उनके द्वारा देखिए एक परिभाषा दी गई है, बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है। शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य किसी भी कार्य अथवा योजना के, यानी कोई भी वर्क या प्लानिंग के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना, क्या करना है, कैसे करना है, उसी प्रोसेस की बात यहाँ, और उन्हें क्रमबद्ध रूप में यानी वैज्ञानिक व्यवस्थित करके विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना ही क्या कहलाता है, शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। कौन कहते हैं, उर्विक महोदय कहते हैं। डिमोक के अनुसार भी देखिए एक छोटी सी परिभाषा दी इन्होंने, क्या, शैक्षिक प्रबंधन मानव संबंधों तथा व्यवस्थाओं दोनों से संबंधित होता है, यानी मानव के बीच में जो संबंध हैं और उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, इन दोनों से संबंधित कौन है, हमारा शैक्षिक प्रबंधन है। दूसरी चीज ये पिफनर के अनुसार, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना ये बात। जेबी शियर और पिफनर महोदय की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के बीच, एक तो इंडिविजुअल व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, समूह की, अब उस समूह के बीच में, जैसे व्यक्तियों का एक समूह, व्यक्तियों का समूह, उसके बीच में, या वर्गों के वर्गीकरण के बीच, या कोई वर्ग भी हो सकते हैं, उनके बीच संबंधों का आयोजित करना है, जिससे श्रम का क्रमबद्ध विभाजन किया जा सके। इसका अर्थ क्या है, श्रेणीबद्ध। श्रेणीबद्ध यानी श्रम का देखिए, कुशल श्रमिक अलग हो जाएं, अकुशल श्रमिक, उच्च बौद्धिक क्षमता वाले श्रमिक अलग हो जाएं, और आपने देखा होगा सबका वेतन अलग अलग होता है और सभी लोगों की कार्य क्षमताएं भी अलग होती है। सभी प्रकार के जो श्रमिक होते हैं उसमें कुछ उच्च बौद्धिक स्तर के होते हैं, कुछ मध्यम स्तर के होते हैं, तो कुछ निम्न स्तर के। उनका वर्गीकरण करना ही अपने आप में क्या है, प्रबंधन। जो जिस कार्य के लिए बना है उसको वही कार्य दे दिया जाए, इसका मतलब मैनेजमेंट। अब एक बात आती है, आप स्कूल में हैं, व्याख्याता बने, एक दिन प्रिंसिपल साहब नहीं आए, और प्रिंसिपल साहब नहीं आए तो अब आज आपको कार्यभार सौंप दिया गया, आज के स्कूल का संचालन आप करेंगे। आप संचालन करने लगे, आपके कई साथी जिनके बीच में आप बैठा करते थे आज क्लास में ही नहीं गए। कुछ साथी क्लास में तो जा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं, कालांश लगे कई मिनट हो गए हैं। कुछ साथियों ने कालांश पहले ही छोड़ दिया। कुछ साथी आए कि आज घर पे काम है, मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूं। इस तरह की प्रवृत्तियां आपके सामने आई अचानक से। अगर आप सही ढंग से यहां मैनेज कर जाते हैं तो इसका मतलब आप सफल हैं प्रबंधन करने में, और यदि मैनेज नहीं कर पाते हैं और किसी प्रकार की देखिए आपके सामने समस्याएं आ जाती हैं और उनका समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो कह देते हैं आज आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। और ज़्यादातर समस्याएं यही देखने को मिलती हैं। कई बार कह देते हैं जिस दिन स्कूल में प्रिंसिपल नहीं आता उस दिन इंचार्ज जो होता है स्कूल सही ढंग से नहीं चला पाता। लेकिन कईयों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, अगर प्रिंसिपल साहब आए या नहीं आए और वो स्कूल को उसी स्थिति में चला लेते हैं, इसका मतलब उस दिन भी मैनेजमेंट अच्छा है। तो ये सारा खेल किसका है, मैनेजमेंट का ही खेल होता है। और शिक्षा के अंदर, शिक्षा की संस्थाओं में मैनेजमेंट, शिक्षकों के बीच में, शिक्षा अधिकारियों के बीच में, और इन्हीं चीज़ों में मैनेजमेंट चलता रहता है यहाँ पर। और योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन भी किया जाता है यहाँ पर। अब तक जितनी परिभाषाएं पढ़ी आपने, चाहे पिफनर महोदय की पढ़ी, जेबी शियर्स की पढ़ी, इन परिभाषाओं से निकल के क्या आता है और वो जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वही कहलाते हैं इसकी विशेषताएं। मैं विशेषताएं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले देखिए प्रबंधन की सबसे प्रमुख विशेषता है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, याद रखना भी। प्रोसेस का नाम है प्रबंधन। प्रबंधन क्या है, एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये,
यहां पर हम देखेंगे ये एक सामूहिक प्रक्रिया है भाई। कैसी प्रोसेस है? सामूहिक है। सामूहिक है तो सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसलिए हम कह देते हैं सामाजिक। उसके बाद देखिए ये सब काम कौन करता है? मानव करता है, इसलिए हम कह देते हैं विशुद्ध। विशुद्ध मानवीय, मशीन नहीं करती है मैनेजमेंट, विशुद्ध मानवीय प्रक्रिया है। उसके अलावा देखिए सहयोगात्मक प्रक्रिया, सहयोगात्मक प्रक्रिया, और उसके बाद एक गत्यात्मक प्रक्रिया, उसके बाद उद्देश्य आधारित प्रक्रिया, क्योंकि बिना उद्देश्य के आप मैनेजमेंट करेंगे किसका? उद्देश्य आधारित प्रक्रिया। अब आप देखिए फिर दोबारा से मैं कुछ जो विशेषताएं मैंने लिखी हैं उन्हीं पर बात कर रहा हूं। शैक्षिक प्रबंधन कैसे, क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस का नाम है। कैसी प्रोसेस है? सामूहिक। दूसरे नंबर पर आती है सामाजिक, तीसरे नंबर पर आती है विशुद्ध मानवीय, सहयोगात्मक प्रक्रिया, गत्यात्मक प्रक्रिया, उद्देश्य आधारित प्रक्रिया। इसके अलावा हम और देख सकते हैं, और वो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं एक व्यवहारिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? व्यवहारिक प्रक्रिया। और देखिए हम नेतृत्व, या हम कह सकते हैं सत्तात्मक, सत्तात्मक प्रक्रिया है। नेतृत्वकारी प्रक्रिया है, कारी प्रक्रिया है। उसके अलावा ये अमूर्त प्रक्रिया है, दिखाई नहीं देती, मानव के मस्तिष्क में चलती है, अमूर्त प्रक्रिया है। ये देखिए काफी सारी विशेषताएं, अगर हम नंबरिंग करें तो एक कैसी प्रक्रिया है? सामूहिक। नंबर 2 सामाजिक, क्योंकि सबके अकेला व्यक्ति मैनेज नहीं कर सकता, एक सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है। नंबर 3 विशुद्ध रूप से, क्योंकि मानव ही करता है। देखिए 4 नंबर कैसी है? सहयोगात्मक। 5 नंबर गतिशील या गत्यात्मक। 6 नंबर क्या है? उद्देश्य आधारित। 7 पर हम कहते हैं कैसी प्रक्रिया? व्यवहारिक प्रक्रिया है। 8वीं विशेष है नेतृत्वकारी प्रक्रिया है। 9वें नंबर पर यह देखते हैं हम सत्तात्मक प्रक्रिया है। 10वें नंबर पर यह कैसी है? अमूर्त प्रक्रिया है। या हम अंत में यह भी कह सकते हैं जो शैक्षिक प्रबंधन है एक मापनीय प्रक्रिया भी है। किसके ऊपर? या फिर हम ये भी कह सकते हैं प्रबंधन प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। जैसे पूर्व की क्लास में मैंने बताया था आपको, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर, प्रत्येक स्तर पर प्रबंधन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको किसके रूप में है? प्रबंधन की विशेषताएं। और वो भी कौन सा प्रबंधन? एजुकेशनल मैनेजमेंट की। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्रकृति। जो प्रबंधन की प्रकृति है वही एजुकेशनल मैनेजमेंट की प्रकृति है। उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए हमने देखा था प्रबंधन क्या है? कला, बात हो चुकी। और कला क्या है? कला कहा गया एक तरीके को। उसके बाद देखिए विज्ञान, विज्ञान किसको कहा गया था? क्रमबद्ध अध्ययन को, क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से जो कार्य किए जाते हैं उसको कहा जाता है विज्ञान। तो ये बात हो चुकी। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए शैक्षिक प्रबंधन है एक कला है, एक विज्ञान, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कला और विज्ञान दोनों है। क्या शैक्षिक प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है? नहीं, मैंने भौतिक विज्ञान नहीं कहा, केवल विज्ञान कहा है, कला कहा है, विज्ञान कहा है, और कला और विज्ञान। उसके बाद देखिए इसकी प्रकृति एक पेशेवर के रूप में है, व्यावसायिक, क्योंकि मैनेजमेंट एक व्यवसाय के रूप में भी है। उसके बाद आता है शैक्षिक प्रबंधन कैसा है? सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल, अर्थात जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक। पग पग पर देखिए प्रबंधन किया जाता, हर स्तर पर, हर जगह मौजूद है। अगर आपको खाना खाना है तो उससे पहले भी आपको मैनेज करना पड़ता है, आज क्या खाना है, कौन सी सब्जी बनानी है। यानी एवरी टाइम व्यक्ति सोचता रहता है, और वो सोचना ही अपने आप में क्या है? प्रबंधन है। आगे चलते हैं, प्रबंधन के तत्व। प्रबंधन के देखिए प्रमुख रूप से 4 तत्व बताए गए हैं। पहला एक तत्व है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। चौथा आता है मानवीय संबंध, मानव से मानव के बीच में जो संबंध। और उसके बाद संचार यानी कम्युनिकेशन, संप्रेषण।
बात करेंगे इन शब्दों के ऊपर थोड़ा डिटेल से आगे कार्य के अंदर। लेकिन इससे पहले देखिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अनुसार इस चीज को हम समझें तो देखिए 3 चीजें होती है। एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेस, और एक होता है इसके बाद अंत में देखिए वो आता है आउटपुट। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में 3 शब्द काम में लेते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट क्या है? सबसे पहले हमें इनपुट करने की यदि हम बात करते हैं, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, या हम कह सकते हैं संसाधन या वित्तीय संसाधन, मशीनरी। संसाधन में कौन कौन आते हैं? मानव, वित्त, मशीन, ये सब चीजें इनपुट की जाती हैं। उसके बाद होता प्रोसेस। प्रोसेस में होता क्या है? प्रोसेस में होता प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के अंदर देखिए एक प्लानिंग की जाती है, उसके बाद क्या होता है? संगठन, और उसके बाद डायरेक्टिंग, निर्देशिंग, और उसके बाद कंट्रोलिंग, निर्णय। ये 4 प्रोसेस प्रमुख रूप से देखिए काम में आती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, और उसके बाद है कंट्रोलिंग, नियंत्रण। अब उसके बाद जो आपने पूर्व में लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, वो क्या है? आपका आउटपुट, यानी जो गोल आपने निर्धारित किए उसकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई, क्या है? गोल जो आपने, आउटपुट, जो गोल आपने देखिए निर्धारित किए थे उनकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई। एग्जाम में पूछ लिया जाता है शैक्षिक प्रबंधन के तत्व हैं। शैक्षिक प्रबंधन के तत्वों में हमने किसको शामिल किया? निर्णय को, समस्या समाधान को, मानवीय संबंधों को, और कम्युनिकेशन को। और इसी चीज को हमने समझा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आगे अब महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते हैं, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। फंक्शन की यदि बात करें तो फंक्शन पर सबसे ज्यादा जो काम किया है वो किया है हेनरी फियोल। प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता। 14 सिद्धांत दिए थे हेनरी फियोल महोदय ने, और इन्होंने ही काम बताया था। और काम देखिए कौन सा बताया? POCC। प्रबंधन के कार्यों को देखिए पहली बार 2 भागों में विभक्त करने वाले हेनरी फियोल महोदय। एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रबंधन के कार्यों को 2 भागों में विभाजित करने वाले व्यक्ति कौन थे? हेनरी फियोल महोदय। इन्होंने बताया कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं तो कुछ गौण कार्य होते हैं, यानी कुछ सामान्य कार्य होते हैं, कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता प्रमुख कार्य, जो मेन जो कार्य होते हैं, और कुछ उन्होंने बताए गौण कार्य। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से कार्य प्रमुख है और कौन से कार्य गौण हैं स्कूल ना इसके एजुकेशनल मैनेजमेंट के। तो देखिए प्रमुख कार्य के अंदर तो इन्होंने बताए थे 5 कार्य, POCC। याद करो, मैंने पिछली कक्षा में इस चीज को बताया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ये 5 चीजें थी। तो ये 5 कार्य हमारे प्रमुख होंगे, और उसके अलावा यहाँ पर गौण कार्य बताए गए। गौण कार्य, इनके अलावा जो कार्य होते हैं वो कैसे हैं? गौण कार्य। जैसे हम बात करें संचार, जिसे कहते हैं संप्रेषण, जैसे हम कहें अभिप्रेरणा, नवाचार, मूल्यांकन, एकीकरण, ये सारे क्या हैं? गौण कार्य। लेकिन प्रमुख कार्य कितने बताए गए? 5 कार्य बताए गए। और ये 5 कार्य कौन से? POCC। इससे याद कर सकते हैं, नियोजन, संगठन, उसके बाद निर्देश, उसके बाद समन्वय, उसके बाद नियंत्रण, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कंट्रोल, और नको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ये 5 कार्य। अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक अपने कोर्स में दिया है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले देखिए आता है प्लानिंग, नियोजन। बताइए नियोजन क्या है भाई? सबसे पहला कार्य यही होता है, नियोजन।
सर्वप्रथम ये कार्य किया जाता है भाई। क्या है ये है कार्य करने से पहले पूर्व चिंतन। और किसका चिंतन? मानसिक चिंतन। किसी कार्य को करने से पहले जो देखिए पूर्व में अभ्यास किया जाता है, पूर्व में चिंतन किया जाता है, उसको कहा जाता है प्लानिंग। सीधा सा अर्थ है किसी कार्य को करने से पहले मनुष्य द्वारा जो चिंतन किया जाता है, वो मानसिक क्रिया की जाती है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? प्लानिंग को के नाम से जानते हैं। और सीधा सा है जो प्लानिंग देखिए एक मानसिक क्रिया है। कार्य करने से पूर्व की तैयारी भी कह दो। कार्य करने से पूर्व की तैयारी, कार्य करने के पूर्व की तैयारी, पूर्व की तैयारी, ये लीजिए। दूसरा देखिए संगठन। सीधा सा मैंने क्वेश्चन भी कहा था, किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसको कहा गया है? संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? याद रखना है, पूछा जा सकता है प्रबंधन को। किसका मस्तिष्क कहा जाता है? संगठन का मस्तिष्क। संगठन दो तरह के होते हैं। मानवीय और भौतिक संसाधनों का जो संगठन होता है दो तरह का, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक तो होता है क्रमबद्ध या सिस्टेमेटिक, अनौपचारिक जिसमें क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है वो संगठन कहलाता है हमारा अनौपचारिक। जैसे हमारे शिक्षा विभाग एक संगठन है, तो यहाँ पूर्ण रूप से औपचारिक है, क्रमबद्ध रूप से देखिए बना हुआ संगठन है हमारा। उसके बाद आता है निर्देशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्देशन के 3 पार्ट होते हैं, डायरेक्शन के 3 चीजें इसमें शामिल होती है। सबसे पहला पार्ट होता है इसका आदेश, दूसरा पार्ट होता है इसमें प्रशिक्षण, और तीसरा पार्ट होता है इसका मूल्यांकन। याद रखना, इस चीज को एग्जाम में पूछा जा सकता है। निर्देशन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अगर आप ऑर्डर ही ऑर्डर देते हैं तो कभी सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले अपने कार्मिक को अपने पास बुलाइए, उसको आदेश उसके हाथों में दीजिए। उसके बाद जो काम करवाना है उस कार्य का उसे प्रशिक्षण दीजिए। प्रशिक्षण का मतलब उस कार्य को अच्छे तरीके से समझा दीजिए। और उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ व्यक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका इवोल्यूशन करें। और इवोल्यूशन में यह भी देखें कि उसको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उन सब चीज़ों का भी समय समय पर समाधान करें, तब तो आप एक सफल प्रबंधन करता है, अन्यथा आप सफल प्रबंधन करता नहीं बन सकते। फिर आता है समन्वय। समन्वय को कोऑर्डिनेशन, मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय होना चाहिए। मानवीय एवं भौतिक संसाधनों, भौतिक संसाधनों समन्वय होना चाहिए। कैसे? देखो, स्कूल में बहुत अच्छा खेल का मैदान है, लेकिन बच्चे खेलते नजर नहीं आते। इसका मतलब भौतिक चीज तो है, मानवीय चीज का अभाव। आपका मैनेजमेंट इतना बेकार है, आपने भौतिक संसाधन तो खड़े कर दिए लेकिन मानवीय संसाधनों का उपयोग नहीं किया। यदि आपके पास खेल का मैदान है और बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं तो हम कह सकते हैं संसाधनों में बहुत ही अच्छा क्या है? कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है। स्कूल में लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, लेकिन एक भी बच्चा पुस्तक या अखबार पढ़ते हुए नजर नहीं आता है। इसका मतलब आपके प्रबंधन में कहीं ना कहीं तो कमी है, क्योंकि मानवीय संसाधन उसके पूरक होते हैं, उनको पूरक रूप में कार्य करवाना चाहिए। आप समझ गए? नियंत्रण, कोई भी कार्य को जब किया जाता है उस पर देखिए प्रबंधनकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। अगर नियंत्रण आपका खत्म हो जाता है तो आप मैनेजमेंट करने में सफल नहीं हो पाते। कई कक्षा अध्यापकों को आपने देखा होगा, उनकी क्लास पूर्ण नियंत्रण में रहती है। जैसे ही क्लास टीचर कमांड देता है बच्चे उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अध्यापक होते हैं बच्चे उनकी सुनते ही नहीं है। फिर प्रिंसिपल साहब से जाके शिकायत करते हैं कि साहब बच्चे मेरे कहना ही नहीं मानते, बच्चे मेरी बातें सुनते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपने उस कक्षा से आपका नियंत्रण खो दिया है, कंट्रोल नहीं है आपका। और कंट्रोल होने के लिए जरूरी है आप में ये गुण हो। तो ये 5
थे जिसका नाम था POCCC। पूर्व में मैंने इन सब शब्दों का अर्थ नहीं बताया था, मैंने अब इनका अर्थ बताया है। पोर्ट्सकोर्बो लूथर गुलिक के भी कुछ शब्द शामिल हैं, कुछ शब्द आगे आएंगे, उनका भी मैं अर्थ यहाँ क्लियर कर देता हूं। और वो किसमें? गौण कार्य के रूप में है। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के गौण कार्य। गौण कार्यों में सबसे पहले आता है स्टाफिंग, नियुक्ति करना। अब देखिए, आप भाई भतीजावाद से नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करना, नियुक्ति करने का मतलब होता है योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर नियुक्ति करना। भाई भतीजावाद के आधार पर यदि आप नियुक्ति करेंगे तो देखिए वो कार्मिक काम नहीं करेंगे, वो कह देंगे अपने ही तो हैं भाई साहब बॉस। वो काम नीचे वाले लोगों को भी देखिए काम के लिए क्या करेंगे, उनको भी गुमराह करेंगे और समय पर कार्य नहीं होगा। इसलिए पारदर्शिता और योग्य व्यक्तियों का चयन होना चाहिए तो आप सफल होंगे, अन्यथा सफल नहीं होंगे। नहीं तो आप पे लालचन लगेगा भाई भतीजेवाद का। दूसरा देखिए अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को कहा जाता है प्रबंधन का हृदय या आत्मा। आत्मा, क्योंकि अभिप्रेरणा आत्मा की आवाज होती है। भी अभिप्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है और परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। प्रबंधन की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन वो चीज़ है जो देखिए अगर किसी व्यक्ति को समय पर मोटिवेट कर दिया जाए तो वो व्यक्ति कभी असफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा से निकलने वाली आवाज है। अभिप्रेरित करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं कार्मिकों के लिए, जैसे हम कहें उचित पारिश्रमिक, यानी उसे उचित वेतन मिले। दूसरा, समय समय पर कार्मिक को पदोन्नति दी जानी चाहिए और सभी को विकास करने के अवसर भी मिलने चाहिए। रोजगार की सुरक्षा भी हो तो देखिए अपने आप ही मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होंगे तो कार्मिक बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और उन्हें समय समय पर पुरस्कार, मान और सम्मान भी मिलना चाहिए कार्मिक को। और ये पुरस्कार, मान, सम्मान किस में आते हैं? अभिप्रेरणा में ही आते हैं। संप्रेषण या संचार, इसे देखिए प्रबंधन का हाईवे कहा जाता है। हाईवे कहा जाता है या राजमार्ग कहा जाता है। राजमार्ग कहा जाता है। किसको कहा जाता है राजमार्ग? संप्रेषण या संचार या कम्युनिकेशन। देखिए ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं आपको कोई आदेश देता हूं, आपने ध्यान से नहीं सुना तो इम्प्लीमेशन कहां से करोगे? अगर आपने आदेश को सही ढंग से सुना है, समझा है, तो आप उसका इम्प्लीमेशन यानी क्रियान्विति अच्छे से करोगे। अगर किसी प्रकार के कोई बीच में बैरियर आ जाते हैं तो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है तो देखिए आप सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए कहा गया प्रबंधन का हाईवे या राजमार्ग किसको? संप्रेषण। संप्रेषण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है क्षैतिज और एक होता है लंबवत। हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल की यदि हम बात करते हैं, हॉरिजेंटल होता है अपने बराबर के साथियों में, जैसे एक लेक्चरार अलग विषय का, दूसरा लेक्चरार अलग विषय का, तीसरा अलग, तीनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कहलाएगा क्षैतिज। उसके बाद होता है लंबवत। लंबवत होता है देखिए ये दो प्रकार से होता है। जैसे हम लेते हैं एक तो छात्र, छात्र से सूचना किसके पास जाती है? शिक्षक के पास। शिक्षक से सूचना किसके पास जाती है? प्राचार्य के पास। और प्राचार्य से सूचना कहां जाती है? अधिकारियों के पास। ये संप्रेषण देखिए आप जो देख रहे हैं ये कैसा संप्रेषण है? लंबवत। ये उल्टा भी हो सकता है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर भी हो सकता है। नीचे से ऊपर की ओर देखिए छात्र, शिक्षक, प्राचार्य और अधिकारी। ऊपर से यदि आता है तो हम कहते हैं अधिकारी, उसके बाद प्राचार्य, उसके बाद टीचर्स, उसके बाद छात्र, छात्र तक सूचनाएं आती है। ये तो क्या था? संप्रेषण। गौण कार्य चल रहे हैं हमारे। उसके बाद गौण कार्य में आता है बजट बनाना यानी बजटिंग, वित्तीय। आपका आय व्यय का लेखा जोखा होना चाहिए। आय व्यय का लेखा जोखा कहता है बजटिंग। निर्णय लेना। निर्णय देखिए आप जो निर्णय लेंगे आपके कार्य का भविष्य उस पर निर्भर करेगा, इसलिए निर्णय लेना को कहा जाता प्रबंधन का भविष्य। प्रबंधन का भविष्य।
ये देखिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है देखिए प्रबंधन में हमेशा नए नए नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद आता है जो भी कार्य किया जाता है उसका देखिए समय पर क्या होना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए। 8वां एक बिंदु और लिख सकते हैं हम, रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग। जो भी आप कार्य करते हैं उसे लिपिबद्ध करना चाहिए संक्षिप्त में, कि आपने कब कौन कौन से कार्य किए, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। तो ये तो थे हेनरी फियोल ने 2 भागों में बांटा। और एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाए शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों को वर्गीकृत करने का कार्य किसने किया, हेनरी फियोल ने 2 भागों में बांटा। प्रमुख कार्य गौण कार्य, प्रमुख थे POCC और बाकी आपने देखे गौण कार्य। अब देखिए एक सवाल पूछ लिया जाता है, भारत में शैक्षिक प्रबंधन की शुरुआत कब से मानी जाती है। भारत में शैक्षिक प्रबंधन की शुरुआत एक ब्रिटिश एक्ट से मानी जाती है जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1813 से प्रारंभ। यहां से देखिए प्रारंभ हो जाता है हमारे शैक्षिक प्रबंधन। उसके बाद दूसरा देखिए आता है वुड डिस्पैच। इसे तो भारतीय एजुकेशन का क्या कहा जाता है, माइलस्टोन भी कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा? वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या हम कहते भारतीय शिक्षा का मील का पत्थर A.N. बसु द्वारा ये बात कही गई थी, माइलस्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो शुरुआत कहाँ से होती है? चार्टर एक्ट से। उसके बाद इस पर जोर दिया जाता प्रबंधन पर, किस पर? क्योंकि शिक्षा की व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी वुड डिस्पैच पर आधारित थी। उसके बाद देखिए अब 2 सवाल और पूछ लिए जाते हैं। आज़ादी से पहले भारत का शैक्षिक प्रबंधन कैसा था? कैसा था? निरंकुश। कैसा था भाई? निरंकुश या छिद्रान्वेषी। कैसा माना जाता है? निरंकुश या छिद्रान्वेषी, यानी एक व्यक्ति विशेष या एक सत्ता विशेष में था ये, और इसीलिए इस तरह का प्रशासन माना गया है, या हम कह सकते हैं छिद्रान्वेषी से माना गया है, या हम कह दें एक तरह से तानाशाही, एक तंत्र, तानाशाही या एक तंत्र। छिद्रान्वेषी का मतलब होता है एक तंत्र या तानाशाही। और देखिए आजादी के बाद यानी आज वर्तमान में हमारा शैक्षिक प्रबंधन कैसा है। वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो देखिए हमारा कैसा है? लोकतांत्रिक है। कैसा है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक देखिए। उसके बाद देखिए एक सवाल और पूछा जा सकता है, भारत में प्रबंधन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रोफेसर अरविंद चौधरी को कहा जाता है भारत में इसके प्रबंधन के जन्मदाता। लेकिन प्रबंधन को लेके कौन आए थे? प्रबंधन को लेके आने वाले जो उद्देश्यों पर आधारित था, जिन्होंने इसको नाम दिया था लाइफ ब्लड, पीटर ड्रैकन। तो इस तरह से ये तो शैक्षिक प्रबंधन की हमने भारत के अंदर देखी। चार्टर एक्ट 1813 से प्रारंभ हुआ। सबसे ज़्यादा काम हुआ वुड डिस्पैच में, 1854 में आया था। स्वतंत्रता से पहले निरंकुश या छिद्रान्वेषी, और स्वतंत्रता के पश्चात कैसा है हमारा? देखिए प्रबंधन लोकतांत्रिक प्रबंधन है। अब एक नई चीज और आती है, 2 शब्द प्रचलन में है भाई। एक शब्द तो है प्रबंधन और एक शब्द है प्रशासन। दोनों शब्दों को हम एक ही मान लेते हैं कई बार, लेकिन दोनों एक नहीं है, बारीकी का अंतर है दोनों में। और क्या अंतर है मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा। दोनों की यदि हम बात करें, प्रबंधन को अंग्रेजी में कहते हैं मैनेजमेंट और प्रशासन को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। सीधा सा दोनों में अंतर को देखते हैं। प्रशासकों का काम होता है नीतियों का निर्माण करना, पॉलिसी मेकर, और इनके द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी को प्रबंधक क्या करते हैं? क्रियान्विति, अर्थात इम्प्लीमेशन करने का कार्य प्रबंधन का है और पॉलिसी मेकर का कार्य किसका है? प्रशासन। जैसे सचिवालय में नीतियां बनाई जाती हैं, इसका मतलब प्रशासक, और निदेशालय में नीतियों को लागू किया जाता है, इसका मतलब सीधा सा है प्रबंधक, जो अगले चैप्टर के अंदर इस चीज को और क्लियर किया गया और समझाया भी गया है। चलो अब देखते हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है
ये लैटिन भाषा से बना है भाई। कौन सी भाषा से बना है? लैटिन भाषा से बना हुआ। किससे बना? लैटिन भाषा का एक शब्द है मिनिस्टर। मिनिस्टर, और मिनिस्टर का देखिए अर्थ होता है सेवा करना। सेवा करना अर्थात किसी का सहयोग करना, सेवा करना ही क्या कहलाता है? प्रशासन। अगर एग्जाम में पूछा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, कौन से शब्द से बना है? मिनिस्टर शब्द से बना है, और मिनिस्टर शब्द का अर्थ होता है सेवा करना। तो ये तो था हमारे पास इस शब्द की उत्पत्ति, और प्रशासन और प्रबंधन में अंतर भी आपने देखा। एक और परिभाषा अमेरिकी विचारधारा के अनुसार भी देखिए हम इस चीज़ को देख सकते हैं, प्रबंधन और प्रशासन में अंतर। लेकिन उससे पहले देखिए एक और चीज़ देखते हैं, भारत में शैक्षिक प्रशासन। भारत में देखिए जो हमारी शिक्षा व्यवस्था, इसका प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया। अर्थात भारत में शैक्षिक प्रशासन कैसे? त्रिस्तरीय। एग्जाम में पूछा जा सकता है, त्रिस्तरीय प्रशासन है हमारे यहाँ। 3 कौन कौन से स्तर हैं देखिए इस चीज को। भारत में त्रिस्तरीय प्रशासन सबसे पहले है केंद्र स्तर पर, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय स्तर पर, यहां से प्रशासन। दूसरा है राज्य स्तर पर, और तीसरा है स्थानीय स्तर पर, लोकल बॉडी। एग्जाम में पूछा जाए भारत में प्रबंधन को कितने स्तर में विभाजित किया गया? त्रिस्तरीय। केंद्रीय स्तर में आता है देखिए मंत्रालय हमारा MHRD। अगर हम मंत्रालय की बात करें केंद्रीय स्तर में, कौन सा मंत्रालय? सबसे पहले देखिए हमारे देश में जो मंत्रालय बना था 1910 में, और बना था शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मंत्रालय नहीं था। उसके बाद देखिए मंत्रालय की बात करें तो 1954 में मंत्रालय बना था हमारे देश में, शिक्षा मंत्रालय, जिसका एक मंत्री। शिक्षा मंत्रालय केंद्र की बात कर रहा हूं। उसके बाद देखिए 1985 में शिक्षा मंत्रालय को अन्य विभागों के साथ मिला दिया और इस मंत्रालय का नाम कर दिया MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और उसके बाद 2020 में दोस्तों याद रखना, इसको देखिए वापिस क्या बना दिया गया? शिक्षा मंत्रालय, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए केंद्रीय स्तर पर यदि हम बात करें तो केंद्रीय स्तर पर क्या बनाया गया है? हमारा शिक्षा मंत्रालय है। आज के दिन पहले शिक्षा विभाग हुआ, फिर शिक्षा मंत्रालय बना, फिर MHRD बना, और आज वर्तमान में फिर क्या बन गया? हमारा शिक्षा विभाग बन गया है। याद रखना दोस्तों इस चीज को, पूरी प्रोसीजर है आपके सामने। अब देखिए इस शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकार की अनेक संस्थाएं हैं, और ये अनेक कौन कौन सी है? जैसे मैं आपके सामने कहूँ UGC, या कहूँ NCERT, या मैं कहूँ ड्यूपा। ये सब किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अंदर अधीन आने वाली ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, जिनका केंद्रीय नेतृत्व। राज्य स्तर पर प्रबंधन और प्रशासन के लिए 2 चीजें आती हैं, एक सचिवालय और एक निदेशालय, जिसको मैं अगले पाठ में पढ़ाऊंगा या अगली यूनिट में आप देखेंगे निदेशालय और सचिवालय क्या है। निदेशालय का काम होता है प्रबंधन करना, सचिवालय का काम होता है पॉलिसियां बनाना। स्थानीय स्तर पर भी देखिए प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, अर्थात यहां पर किसका जिक्र किया गया? विकेंद्रीकरण। जैसे हम बात करते हैं ब्लॉक स्तर पर, स्कूल स्तर पर, जिला स्तर पर, तो इसके अंदर जो स्थानीय स्तर में आते हैं जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर, इसको कहा जाता है स्थानीय स्तर। और इन सब पर देखिए हमारे यहाँ शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था की गई है।
स्थानीय स्तर पर जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत स्तर पर पंचायत शिक्षा अधिकारियों का गठन किया गया है जो शैक्षिक प्रशासन को देखते हैं। प्रबंधन और प्रशासन का देखिए हम अर्थ देख रहे थे। प्रबंधन का अर्थ है नीतियों को लागू करना और प्रशासन का अर्थ होता है नीतियों का निर्माण करना। एक अमेरिकन विचारधारा है जिसके अनुसार हम काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। प्रशासन नीति निर्धारक है, पॉलिसी मेकर। क्या है ये? नीति निर्धारक अभिकरण है। अभिकरण का मतलब एजेंसी। तो प्रबंधन क्या है? प्रबंधन नीतियों के क्रियान्वित यानी इम्प्लीमेशन का काम करने वाला अभिकरण है। अब आप दोनों में अर्थ समझ गए होंगे कि प्रबंधन और प्रशासन, और अच्छे से क्लियर होगा जब अगली कक्षाएं आएंगी, उनमें हम इन चीज़ों को देखेंगे, कौन इम्प्लीमेशन करता है, कौन पॉलिसी मेकर होता है। और ये अपना एक अध्याय समाप्त हो जाता है, या पहली यूनिट एक अपनी समाप्त हो जाती है जिसका नाम था शैक्षिक प्रबंधन, जो 2 पार्टों में आपको दी गई थी। धन्यवाद। अगली यूनिट के साथ फिर मिलते हैं।